उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुमाऊं क्षेत्र में 4 जुलाई तक रेड अलर्ट, जहां मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। लोगों को विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। गढ़वाल क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना है। कई जिलों में 12वीं तक विद्यालयों में अवकाश घोषित किए गए हैं, तो लोगों को विशेष एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। गढ़वाल क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना है, तो कई जिलों में 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित किए गए हैं। और उत्तराखंड में पूर्वानुमान के अनुसार भारी बारिश को लेकर अलर्ट किया गया है। 4 जुलाई तक रेड अलर्ट है। मौसम विभाग की तरफ से पूर्वानुमान जारी किया गया है और इसी के चलते एहतियातन कई बड़े कदम उठाए गए हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र में भी भारी बारिश का अनुमान है, संभावना है, तो कई जिलों में 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो मौसम ने करवट ली है, मानसून पहुंच चुका है और इसी के लिए उत्तराखंड में रेड अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया गया है। मौसम विभाग ने जो पूर्वानुमान जारी किया है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। गढ़वाल क्षेत्र में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इसी के मद्देनजर कई जिलों में 12वीं तक के विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, अवकाश वहां पर घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, हमने जो उत्तराखंड के लिए फोरकास्ट जारी की हुई कल से ही जो है 1 तारीख से ही, और हमने बोला है उसमें कि जो है अभी 2 से लेकर के और 6 तारीख तक करीब करीब जो है अच्छी बारिश प्रदेश में वो रहने वाली है। और ज़्यादा जो एक्टिविटी वो कुमाऊं क्षेत्र में वो दिख रही है। तो उसमें कुमाऊं क्षेत्र के लिए अगर बात करें तो 2, 3, 4 के लिए हमने रेड अलर्ट में उसको रखा है, क्योंकि अभी शुरू में क्या है कि जैसे मानसून फ्लो अब पहुंचा है तो 4-6 दिन अभी कहूँगा कि जब तक थोड़ा जो टेम्परेचर्स इतने हाई थे पहले, और उसकी वजह से क्या होता है कि एटमॉस्फेयर अभी भी काफ़ी एनर्जी उसमें है और अनस्टेबल है, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी हो रही है उसमें बहुत ज़्यादा तेज बारिश जो है थोड़े समय में ही हो जा रही है। तो वो कहीं ना कहीं जो है एकदम फ्लैश फ्लड है या फिर जो है छोटा मोटा लैंडस्लाइड है, इस तरह की चीज़ें वो देखने को मिलेंगी। तो देखिए, उत्तराखंड में मानसून पहुंच चुका है। पूर्वानुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है और इसके तहत कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है और इसी के साथ कई जिलों में 12वीं तक के स्कूलों को बंद करा गया है, अवकाश घोषित किया गया है। तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं और इसी के साथ लोगों के चेहरे भी खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। क्योंकि इस बार उत्तराखंड का भी पारा 45 को पार किया है। राजधानी देहरादून का खासतौर से पारा लगातार हाई चल रहा था और इसके बाद जैसे ही मानसून आया है तो लोगों के चेहरे खिले नजर आए हैं। लेकिन चुनौतियां भी प्रशासन के लिए ये मानसून लेकर आया है और इसी के मद्देनजर प्रशासन की तरफ से इंतजाम किए जा रहे हैं। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता महावीर सिंह राणा हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। महावीर, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, कई जिलों में रेड अलर्ट और मौसम विभाग की तरफ से जो अनुमान जताया गया है उसको लेकर क्या इंतजाम दिख रहे हैं आपको? जी, मैं बता दूं, जब तक अलर्ट की बात है, जो उत्तराखंड पूरी तरह से अलर्ट है, और जब तक उत्तरकाशी की बात करें, यहाँ पे येलो अलर्ट किया गया है। और येलो अलर्ट के कारण से यहाँ पे मैं बता दूं, जो उत्तरकाशी का जो हमारा उत्तरकाशी और गंगोत्री और यमुनोत्री क्षेत्र पड़ता है, ये अति संवेदनशील क्षेत्र है। जब भी यहाँ पे बारिश होती है तो बारिश होने के कारण जो है मार्ग कई जगह से बाधित हो जाते हैं, जिसके कारण आवागमन में बहुत दिक्कत होती है। भले जिला प्रशासन ने यहाँ पे पूरी तैयारी कर चुका है। यहाँ पे बता दूं, जिस तरह से 18 जोन चयनित किए गए, जिस तरह से 10 जोन यमुनोत्री क्षेत्र में आते हैं और 8 जोन गंगोत्री क्षेत्र में आते हैं। जो अति संवेदनशील क्षेत्र जोन है, उन जगहों पर जो है जिलाधिकारी ने साफ कहा है कि जो लोक निर्माण विभाग है या कार्यदायी नेशनल हाईवे के जो कार्यदायी संस्था है, उनको कहा गया है कि आप लोग वहाँ पे रहिए और किसी तरह की अगर समस्या होती है तो उसे तुरंत समाधान करें। उसी तरह जैसे आपदा प्रबंधन ने कहा, जैसे मौसम विभाग ने कहा है कि इस समय जो है मौसम विभाग किसी तरह से जो है अति बारिश होने की संभावना है, तो उसके लिए जो यहाँ पे एम्बुलेंस की टीम है, स्वास्थ्य विभाग की टीम है, उसको अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रबंध है, उन्होंने सभी विभागों को कहा गया है कि जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, वो लोग पूरी तरह से सतर्क है। अगर किसी तरह से कोई समस्या आती है तो आप लोग इससे निपटने के लिए तैयार रहिए। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से स्कूलों को भी बताया गया है कि 12वीं तक के स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है और कौन कौन से क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं जिनको अलर्ट पर रखा गया है।
जी बता दूं, जब तक मैं उत्तरकाशी की बात करूं तो उत्तरकाशी में पूरा ही जिला अति संवेदनशील क्षेत्र आता है, क्योंकि ये रीजन जोन 4 में आता है और यहाँ पे जब भी बरसात होती है तो बरसात के कारण जो है मौसम पूरी तरह से, जो पहाड़ी क्षेत्र है उस समय जो है भूस्खलन सबसे ज्यादा होता है और उसके कारण जो मार्ग अवरुद्ध होते हैं और गाँव के जो हमारे लिंक मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो जाते हैं, जिसके कारण जो है यहाँ पे आवागमन की समस्या होती है। जब तक उत्तराखंड की बात करूंगा मैं, उत्तराखंड में इस समय 3 जिलों को ही अति संवेदनशील रेड अलर्ट किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा अति बारिश हो सकती है, जिस तरह ओलावृष्टि हो सकती है या बिजली गरज सकती है, जिसके कारण जो है यहाँ पे काफी नुकसान हो सकता है। तो ये तीन जिलों को जो है रेड अलर्ट किया गया है। बाकी जो मैं बताऊं तो जो ऑरेंज अलर्ट किया गया है वो अति संवेदनशील क्षेत्र माने गए हैं। अगर मैं बात करूंगा दिन में तो मौसम काफी साफ दिख रहा है, मगर रात की बात करूंगा तो रात को बारिश बहुत तेज हो रही है और बारिश होने के कारण हमने देखा छोटे छोटे जो नाले गदेरे होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो हमारे मार्ग होते हैं, जो गाँव के छोटे छोटे मार्ग होते हैं वो बाधित हो जाते हैं, जिसके लिए थोड़ा समस्या होती है। मैं बता दूं, भले उत्तरकाशी के स्कूल तो बंद नहीं किए गए हैं, अभी जारी है, मगर जो सुबह का टाइम होता है जब रात को बारिश होती है तो सुबह जो है सड़कों का जो मलबा आ जाता है, जिसके कारण जो है मार्ग बाधित होता है। तो उसके लिए जो हमारे स्कूल के जाने वाले बच्चे हैं या आवागमन जो सरकारी कर्मचारी है वो जो अपने काम पे जाते हैं तो उनको थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसके लिए जो है मैं बता दूं, जो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। पहले उन्होंने मॉक ड्रिल भी किया था कि क्योंकि चार धाम यात्रा इस समय यहाँ पे लगातार चल रही है और अब आने वाले वक्तों में कांवड़ आने वाले, जिस तरह मौसम विभाग ने कहा था कि तीन तारीख तक जो है अलर्ट किया गया था, अभी 3-4 दिन के लिए और मौसम विभाग ने 4 दिनों के लिए और अलर्ट पे रखा गया उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड को। वैसे तो पूरे देश में इस समय जो मानसून जारी कितना है, असर देखने को मिलता है और पूर्वानुमान कितना सही साबित होता है ये भी देखना होगा। बहुत शुक्रिया महावीर आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड में स्थित द्वितीय केदार मद महेश्वर धाम में पहली बार तीर्थ यात्रियों के आंकड़े ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है, जहां मद महेश्वर धाम में मात्र 43 दिनों में 7,362 तीर्थयात्रियों ने दर्शन किए हैं। मद महेश्वर घाटी के तीर्थाटन पर्यटन व्यवसाय में भारी इजाफा होने से मंदिर समिति की आय में वृद्धि हुई है। मद महेश्वर घाटी में मानसून के दस्तक देने के बाद मद महेश्वर धाम पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या में हल्की गिरावट देखने को मिली है, मगर आगामी 16 जुलाई से शुरू होने वाले शिवजी के पवित्र सावन मास में भी शिव भक्तों की संख्या में भारी इजाफा हो सकता है। आपको बता दें कि बीते साल 43 दिनों में मद महेश्वर धाम में 4,227 पुरुषों को और 2,842 महिलाएं और 279 बच्चे और 24 साधु सन्यासियों ने दर्शन किया था। उत्तरकाशी वन प्रभाग के डूंडा रेंज के जहां सौंद गांव में वन महोत्सव सप्ताह शुरू किया गया है। गंगा विचार मंच के प्रांत संयोजक लोकेंद्र सिंह भिष्ट ने इसका शुभारंभ किया है और इस मौके पर उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपील की है कि हमें एक पेड़ मां के नाम अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें वृक्षारोपण के साथ साथ वनों को आग से बचाना भी प्राथमिकता होनी चाहिए। ये आज से उत्तराखंड वन विभाग का जो वन महोत्सव है ये 1 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा और आज से इसका शुभारंभ हो गया है। और उत्तरकाशी वन प्रभाग के तहत जो डुंडा रेंज है उसके अंतर्गत जो हमारा सौंद गाँव है, यहाँ पे आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम वन विभाग के द्वारा किया गया और हम लोगों ने उसमें शिरकत की है। तो इसमें देवदार, बांज, अमरूद, अनार, चूलू के पेड़ करीबन 1000 पेड़ों का रोपण किया गया। और मेरा सुझाव ये है वन विभाग से भी और आम जनता से कि वृक्षारोपण के साथ साथ जो वनाग्नि होती है उस पर भी नियंत्रण करने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे और अपनी अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझनी होगी कि वनों पर जब जो आग लगती है उसको बुझाने का जो नैतिक जिम्मेदारी है हम सब लोगों की, सरकार के साथ साथ जो ग्रामीण है, जो आम जनता है, जो सामाजिक कार्यकर्ता, हम सब की जिम्मेदारी है कि वनों की जो आग है उस पर नियंत्रण करें, तभी जाके जो वृक्षारोपण हम लोग करते हैं इसका सही मायने में तभी सफल रोपण होगा। उत्तराखंड के पर्वतीय टूरिस्ट स्थलों में से नैनीताल की हवा सबसे अधिक प्रदूषित हो गई है। पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट खतरनाक संकेत दे रही है। बीते 1 साल में वहां PM10 का स्तर 15% से ज्यादा बढ़ गया है, जहां एक्सपर्ट का कहना है कि नैनीताल में बढ़ता ट्रैफिक एयर क्वालिटी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी पॉल्यूशन की टेंशन बढ़ गई है। फेमस टूरिस्ट प्लेस नैनीताल में एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज हुई है। बीते 1 साल में यहाँ का PM10 का लेवल 15% से ज्यादा बढ़ गया है,
जिला प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक नैनीताल में बढ़ते प्रदूषण की वजह अपने वाहनों से आने वाले टूरिस्ट हैं। इसके अलावा हाल के दिनों में जंगल में लगी आग से निकलने वाले धुएं ने भी इसमें इजाफा किया है। मई जून के महीने में तो एक तो आप जानते हैं ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु में वैसे भी पर्यटक सीजन होता है, पर्यटकों की आवाजाही हो गया और दुर्भाग्यवश इस बार हमारे जंगलों में भी आग लगी थी और जो वातावरण था वो भी बहुत शुष्क था, तो उससे जंगलों की आग भी लगी। तो और ये वाहनों का प्रदूषण से भी जो है थोड़ा सा हमारे जो मानक हैं उससे थोड़े से ये ज़्यादा हुए। मतलब जैसे PM10 की बात हम करें, आपके PM 2.5 की बात करें, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स की बात करें, तो ये लेवल थोड़े भी ये थोड़े से अल्टर करें, थोड़े से चेंज हुए। पॉल्यूशन एक्सपर्टों का कहना है कि जंगल की आग तो कभी कभी लगती है, लेकिन नैनीताल में बढ़ता ट्रैफिक एयर क्वालिटी पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाल रहा है। सबसे ज़्यादा तो फर्क जो है वो टूरिस्टों की गाड़ी से पड़ता है। जो टूरिस्ट की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, कई तो डीजल चालित होती हैं, कुछ पेट्रोल चालित होती हैं, तो उससे तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लाखों लोग हिल स्टेशन नैनीताल आते हैं। यार रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते आगे, उत्तराखंड के रामनगर स्थित गर्जिया माता मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है, जहां पिछले करीब 2 महीने से गर्जिया माता का मंदिर बंद था, जिससे भक्त माता के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। जहां गर्जिया माता मंदिर के टीले में दरारें आ गई थी। मानसून सीजन में कोसी की बाढ़ और बारिश के दौरान कोई हादसा ना हो जाए, इसे देखते हुए टीले का जीर्णोद्धार कराया गया था। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के रामनगर जिले में मौजूद गर्जिया देवी मंदिर के द्वार सोमवार को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। ये मंदिर कोसी नदी के बीच एक टीले पर मौजूद है। टीले पर मरम्मत का काम 10 मई से बंद कर दिया गया था, जिसमें 2010 में आई बाढ़ की वजह से दरारें आ गई थी। चौड़ी होती दरारों से मंदिर को खतरा पैदा हो गया था और राज्य प्रशासन ने जरूरी मरम्मत के लिए इसे बंद करने का आदेश दिया था। हाँ देखिए, बीच में फिर आपदा की वजह से ये काफ़ी मंदिरों को नुकसान हुआ था और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पे जो हमें सहायता राशि दी गई थी, उसकी मद में यहाँ पे अभी काम हुआ है और लगभग हमारा अभी जो हमारा प्रोजेक्ट आया था 5 करोड़ 60 लाख का, तो अभी थोड़ा सा काम हुआ है उसमें 30 लगभग 10% काम यहाँ पे अभी हुआ है और 90% काम ये अक्टूबर से यहाँ पे होगा, जो कि लगातार 1 वर्ष तक चलेगा। इस मंदिर में देश विदेश से श्रद्धालु पहुँचते हैं और उन्हें खुशी है कि ये फिर से खुल गया है। सपरिवार आज माता रानी के दर्शन करने, ये माता रानी के टीले में दरारें आ गई थी पिछले वर्ष बाढ़ के पानी से, कोसी नदी के पानी से, तो उसका ट्रीटमेंट होना था। तो अब सरकारी काम में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमारी उत्तराखंड सरकार ने इसके लिए फंड रिलीज किए हैं, जिससे ये काम सुचारू हुआ है। 10 मई 2024 को ये मंदिर ट्रीटमेंट हेतु दर्शन के लिए बंद कर दिया गया था। उसके बाद से ये काम शुरू हुआ है और बहुत तेज गति से काम चला है। आज 1 जुलाई को मंदिर खुला है और हमारा ये मन था कि यहाँ पे आकर माता रानी के दर्शन करें सबके साथ सपरिवार। और हमारे पति जी की आज मुंडन सेरेमनी भी थी, तो हमने सोचा कि इससे अच्छा क्या उपलक्ष्य होगा कि यहाँ आएं और माता रानी के दरबार में आके अपना मत्था टेकें। दुकानदारों का कहना है कि मंदिर बंद होने की वजह से उनके व्यवसाय को बहुत नुकसान हुआ था। अब जब फिर से मंदिर खुल गया है तो उन्होंने राहत की सांस ली है। बहुत अच्छा लग रहा है। 1.5 महीने तक मंदिर बंद रहा तो यहाँ बिल्कुल सुनसान रहा। हम लोगों का कारोबार भी प्रभावित हुआ और आज यहाँ चहल पहल हो रही है। बहुत अच्छा लग रहा है। गर्जिया देवी को मां दुर्गा का रूप माना जाता है। रामनगर के साथ साथ दुनिया भर में इस मंदिर की बहुत मान्यता है।
उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए पहले से ही एसओपी जारी की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं। साथ ही साथ नगर निगम और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी लगातार चर्चा की जा रही है। सुनिए। आज आपदा प्रबंधन की यहाँ पर डीएमसीसी हॉल के अंदर सचिवालय में बैठक हुई है, जिसके अंतर्गत सभी जिला मुख्यालयों में अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी बंधु, डीडीएमओ और सभी वरिष्ठ अधिकारी जुड़े हुए थे। इसी प्रकार आपदा से जुड़े हुए सभी राज्य स्तरीय विभाग और जिला स्तर के विभाग, जैसे स्वास्थ्य है, सिंचाई है, सभी उनके मुख्यालयों से उनके अधिकारी भी इस बैठक में जुड़े हुए थे। शासन स्तर पर इसमें बैठक में गंभीरता को विचार करते हुए जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है उनके अंदर नदी नालों की सफाई व्यवस्था और उनको नदियों को चैनल करने की व्यवस्था, पीड़ितों को सहायता तुरंत देने के लिए जो ट्रांसफार्मर, विद्युत पोल, इस प्रकार के जिनसे आपदा बढ़ती है, जो अपना बिजली पानी मोटर होती है, मोटर खराब होने से भी लोगों को पानी व्यवस्था मिलने में दिक्कत हो जाती है। जो रास्ते हैं, जो सड़कें हैं, उन पे आपदा आने से, पानी बढ़ जाने से ट्रैफिक रुकता है, तो पैदल मार्ग भी सुव्यवस्थित हो जाए आसपास। इस प्रकार से पूरा कार्य करने के लिए आज ये बैठक में दिशा निर्देश जारी किए। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू और चिकनगुनिया के रोकथाम के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए हैं और इसके लिए जहां एसओपी भी जारी की गई है तो माइक्रो कंटेनमेंट जोन भी बना दिए गए हैं। साथ ही साथ नगर निगम और एडिशनल लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी लगातार चर्चा की जा रही है। तो इसको लेकर देखिए किस तरीके से एसओपी जारी की गई है और उसको पूरी तरीके से गंभीरता से भी लिया जा रहा है। देखिए, डेंगू और चिकनगुनिया के लिए हम लोगों ने बहुत पहले ही एसओपीज जारी कर दिए हैं। धरातल पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, नगर निगम के साथ हमने मिलके माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स पहले ही बना दिए हैं और लगातार इसमें कार्रवाई चल रही है और सभी के साथ मिलके सोर्स रिडक्शन स्ट्रैटेजी जो है उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बाकी वाटर बॉर्न इलनेसेस जो कॉमन रहती हैं बारिश के सीज़न में, उसके लिए भी हम लोगों ने एसओपी जारी कर दिया है। चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी में रिकॉर्ड पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है, जहां पिछले साल 1 जून से 30 जून तक 2086 पर्यटक फूलों की घाटी में पहुंचे थे। इस साल 1 जून से अब तक 3608 पर्यटक घाटी का दीदार कर चुके हैं। पिछले साल 26 विदेशी पर्यटक पहुंचे थे। इस साल 32 विदेशी पर्यटक फूलों की घाटी का दीदार कर चुके हैं। घाटी में सबसे अधिक देसी और विदेशी पर्यटक जुलाई और अगस्त महीने में पहुंचते हैं। तो देखिए इस साल किस तरीके से घाटी में लोग पहुंच रहे हैं और ये फूलों की घाटी बेहद ही आकर्षित है, सुंदर है, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पिछले साल की तुलना और इस साल में कितने यात्री पहुंचे हैं वो संख्या भी हम आपको बता रहे हैं। लद्दाख टैंक हादसे में शहीद हुए पौड़ी जिले के लाल शहीद भूपेंद्र नेगी को नम आंखों से आखिरी विदाई दी गई। पाबो ब्लॉक के बोडोली घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। शहीद भूपेंद्र नेगी को उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल समेत भारतीय सेना जवानों ने शहीद भूपेंद्र नेगी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर धन सिंह रावत ने कहा कि भूपेंद्र की शहादत गर्व है, उनके शहादत को देश याद रखेगा। उन्होंने कहा कि परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। तो देखिए शहीद को नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन उनकी जो गौरव गाथा है वो हमेशा याद की जाएगी और उस गौरव गाथा में वो हमेशा अमर रहेंगे। इस मौके पर मंत्री धन सिंह रावत ने भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो शहीद भूपेंद्र नेगी पंचतत्व में विलीन हुए हैं, लेकिन इस देश का नाम रोशन करके गए हैं, देवभूमि का नाम रोशन करके वो गए हैं और ऐसे में इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। उत्तराखंड में बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव का प्रचार इन दिनों जोर शोर से चल रहा है और इसी कड़ी में चक्राता विधायक प्रीतम सिंह बद्रीनाथ विधानसभा के गांव का भ्रमण कर कर्णप्रयाग पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी लखपत बुटोला भारी मतों से चुनाव को जीतने जा रहे हैं। देखिए लगातार ये विश्वास देखने को मिल रहा है, जहां बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है विधायक प्रीतम सिंह ने और कांग्रेस के पक्ष में माहौल दिखाई दे रहा है। इसको लेकर वो दावा भी करते हुए नजर आए हैं, जहां उन्होंने ये कहा है कि चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी की ही जीत होगी।
बद्रीनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहा है और इस उपचुनाव के परिप्रेक्ष्य में मैं विगत 3 दिनों से जो बद्रीनाथ विधानसभा में गया और जहाँ पर भी मैं गया लोगों के मन में आक्रोश है और उन्होंने विधायक की कृत्य की कड़े शब्दों में निंदा की और मैं समझता हूँ कि जो वातावरण मैंने देखा है उस वातावरण के आधार पर कांग्रेस बहुत बड़े मार्जिन के साथ इस चुनाव को जीतने का काम। कावड़ यात्रा 2024 को लेकर देहरादून स्थित पुलिस मुख्यालय में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, पंजाब और आज सूचना ब्यूरो के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उन तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई जो कि कावड़ यात्रा को सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चलाने में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इस यात्रा के दौरान डाक कावड़ का आकार भी तय किया गया है, जिसके अनुसार ही कावड़िए डाक कावड़ लेकर उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। तो वहीं संवेदनशील क्षेत्रों में डीजे बजाने और यात्रा के दौरान हुड़दंग करने पर पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष कावड़ क्षेत्र को 14 सुपर जोन, 36 जोन और 130 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें लगभग 7,000 पुलिसकर्मी व्यवस्था संभालेंगे। तो देखिए किस तरीके से कावड़ यात्रा को लेकर बाकायदा व्यवस्था जो है दुरुस्त की जा रही है, सुव्यवस्थित व्यवस्था रहे, इसको लेकर बैठकें हो रही हैं ताकि किसी भी तरीके से कावड़ यात्रियों को कोई भी परेशानी ना हो इस यात्रा के दौरान। लेकिन इसी के साथ नियम भी निर्धारित किए गए हैं ताकि हुड़दंगबाजी ना हो, डीजे ना बजाया जाए। जो कि अति संवेदनशील इलाके हैं उनको चिन्हित किया गया है, वहां पर डीजे पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हुड़दंगबाजी पर पुलिसकर्मी पूरी तरीके से सतर्क और सख्त रहेगी, इसके भी निर्देश जारी किए गए हैं। तो इस बार 7,000 पुलिसकर्मी जो है पूरी व्यवस्था संभालते हुए नजर आएंगे और कावड़ यात्रा को लेकर विशेष बैठक इसी के चलते की गई है। यार रुकने ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ।